कांग्रेस को एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया याद आए। ये भी हो सकता है कि बयानबाजी पर घिरी कांग्रेस बीजेपी पर दबाव बनाने नया माइंड गेम खेल रही हो और जरिया बनाया हो ज्योतिरादित्य सिंधिया को। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में लगातार बड़े नेताओं की हलचल है। कैलाश विजयवर्गीय भोपाल दौरे पर आए। सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी लगातार कार्यक्रमों में शामिल हैं। पिछले दिनों दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री के बीच मुलाकात हुई। बड़े नेताओं के बीच मेल मुलाकात का दौर जारी है। प्रदेश संगठन भी एक्टिव मोड में है, लेकिन इन सबके बीच बड़ी गतिविधियों में लंबे समय से सिंधिया कहीं दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि बीजेपी में ये बड़े विस्फोट का इशारा है। साथ ही महाराज को लेकर कांग्रेस ने नया शिगुफा छोड़ दिया। ये खिचड़ी कुछ उसी तरह की पकड़ी है। खिचड़ी जब आएगी, मतलब इसका जब रिजल्ट आएगा तो बीजेपी में विस्फोट होगा। दाल में काला है, विस्फोट होगा, ये दिख रहा है, पूरी खबरें आ रही हैं। कोई संभावना ऐसी भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के संपर्क में? देखिए, सालों साल कांग्रेस में रहे, इनके विधायक मंत्री रहे हैं, तो संपर्क, थोड़ा बहुत संपर्क तो बन ही रहा। राजीव गांधी जी का जब 21 मई को, जिस दिन वो नहीं रहे थे, उनके पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा था कि देश के आधुनिक भारत के निर्माता थे राजीव गांधी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही है। कांग्रेस की रणनीति क्या है, बीजेपी के अंदर की उसके पास क्या खबरें हैं और उसकी उम्मीदों में कितनी सच्चाई है, ये वही जाने। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सिंधिया को लेकर भ्रम न पालें, वे अपने काम में जुटे हुए हैं। थोड़ी दिन पहले ही मैंने खुद नहीं देखा था, ग्वालियर में बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, माननीय नरेंद्र सिंह जी थे, माननीय सिंधिया जी उसमें थे। लगातार वो प्रदेश के अंदर, चाहे इंदौर हो, चाहे हमारा ग्वालियर हो, शिवपुरी गुना हो, सभी लोगों के बीच में वो बातचीत करके सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कोरोना में खामोशी तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी ओढ़े हुए हैं। फिर कांग्रेस महाराज पर सवाल क्यों उठा रही है? क्या कांग्रेस के पुराने जख्म फिर हरे हो गए हैं, या फिर वो कोई नया ख्वाब देख रही है, या बीजेपी पर बढ़त बनाने उसका ये पैंतरा भर है? सवाल ये भी है कि कांग्रेस बीजेपी की उस रीति नीति को क्यों नहीं समझ पा रही है, या समझना नहीं चाहती है, जिसके नेता और संगठन हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और अगली प्लानिंग में जुट जाते हैं। सवाल ये भी है कि नया शिगुफा छोड़कर कांग्रेस भूसे के ढेर में सुई तो नहीं ढूंढ रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस को याद आए महाराज। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस महाराज को भूल जाएगी, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूल जाएगी, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए उनके पूर्व सीनियर लीडर ही नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसे नेता हैं जो उनके लिए एक दर्द भी है, उनके लिए एक टीस भी है, उनके लिए एक कसक भी है। जहाँ कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम आता है तो जो भी कांग्रेस का खाटी कार्यकर्ता है या नेता है, वो पहलू बदलने लगता है, बेचैन होने लगता है, पीड़ा से भर जाता है। वो दरअसल एक ऐसी पुरानी मोहब्बत की तरह हैं सिंधिया साहब कांग्रेस के लिए, जो टूट गई है कांग्रेस के लिए। लेकिन टूटने के बाद भी लगाव भी है, बिछड़ने का दर्द भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिछड़ने के बाद जहां सिंधिया जी ने प्रेम किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी से, वो और कसक है कि चलिए हमसे नाता तोड़ना था, हमसे अलग होना था, हमसे बिछोह करना था, लेकिन वहाँ तो नहीं जाना था। लेकिन यही राजनीति है, यही सियासत है, और सियासत के कई चेहरे होते हैं। अब सियासत के इतने चेहरे हैं कि पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इस समय मध्य प्रदेश में बीते 2-3 दिनों से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेताओं का मेल मिलाप हो रहा है, उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं हैं, बड़ी बातें हैं। लेकिन ये सब बातें ही हैं क्या, या बातों के पीछे कुछ और भी है? राजनीति में कभी इससे पर्दा नहीं हटता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं सुशील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उनका बहुत स्वागत है। और मोहन सिंह राठौर हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सुशील जी, किस तरह देखते हैं आप जिस तरह की ये एक मोहब्बत है जो कसक भी देती है, पीड़ा भी देती है, तकलीफ भी देती है, जिसको आप कह सकते हैं कि लव एंड हेट रिलेशनशिप
किस तरह देखते हैं आप सिंधिया और कांग्रेस का ये रिश्ता? नहीं शरद जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सिंधिया ने भले कांग्रेस को छोड़ दिया हो, पर लगता है कि कांग्रेस के खासकर कुछ कांग्रेस नेताओं के मन में अभी भी वो कसक, वो टीस है, या वो लगाव भी कह सकते हैं, बरकरार है, जो उनकी हर उपेक्षा की चिंता की जा रही है और उसको जो है उस दर्द को बयां किया जा रहा है। अब ये उसको आप जो है कटाक्ष के रूप में भी ले सकते हैं और हो सकता है कि ये एक तरीके से सिंधिया के शुभचिंतक होने की बात भी हो, पर लेकिन बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा या बीजेपी की जो रीति नीति है वो बहुत स्पष्ट है कि उसी व्यक्ति को मीटिंग में बुलाया जाता है जिसकी उपयोगिता हो। अनावश्यक रूप से भाजपा में भीड़ इकट्ठा करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। आप देख लीजिए, भोपाल में शिव प्रकाश जी रहे तो उन चुनिंदा नेताओं के साथ ही बैठक की जो वांछित थे, अपेक्षित लोगों को बुलाकर ही भाजपा काम करती है। कांग्रेस जैसा मामला नहीं है कि सारे गुटों के प्रमुख नेताओं को बुलाया जाएगा और चर्चा की जाएगी। तो ये जो पूरी परिपाटी है, इसको सिंधिया समझ भी रहे हैं। लेकिन एक बात जो खटक रही है वो यही है कि आखिर सिंधिया जी ने सरकार भी बनवा दी, सिंधिया जी को मिला क्या? सिंधिया जी को राज्यसभा टिकट के अलावा वो चीज अभी भी नहीं मिली है, वो पद अभी भी नहीं मिला जिसकी अपेक्षा उनके साथ साथ उनके सारे समर्थक भी कर रहे हैं। या तो बीजेपी का स्टाइल ये है, पर ये स्टाइल पश्चिम बंगाल में काम नहीं कर रहा है। तो वो जो गणित जो गड़बड़ाया हुआ है उसको लेकर कांग्रेस लगातार सिंधिया पर प्रहार करती है, इस बात को लेकर कि आपकी उपेक्षा की जा रही है, कांग्रेस में आप ज्यादा बेहतर थे। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, धनोपिया जी उस पर कोई टिप्पणी करेंगे इसमें तो संदेह है मुझे। आपने कहा कि बीजेपी में जो वांछित होते हैं और जो अपेक्षित होते हैं वही होते हैं। अब ये अगर सिंधिया जी के संदर्भ में कांग्रेस समझ लेती और उनको अवांछित और अनपेक्षित नहीं मानती तो आज समीकरण कितने भिन्न होते ये तो वक्त ही बताता। लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन वांछित है और कौन अवांछित है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा कहना अवमानना कारक होगा। चलिए धनोपिया साहब की तरफ आता हूँ। धनोपिया जी, किस तरह देखते हैं आप तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई अरे मार डाला दुहाई दुहाई, बड़ी पुरानी फिल्म का गीत है और मुझे अक्सर याद आता है कि जब गठबंधन की राजनीति के दौर में अमर सिंह जी जो दिवंगत हैं, अब प्रणाम है उनको, एक बड़ा अहम हिस्सा होते थे 90 के दशक में। आपको याद होगा, आप भी पुराने चावल हैं राजनीति के, जब हरकिशन सिंह सुरजीत और अमर सिंह और प्रमोद महाजन जी बीजेपी के ये बड़े लीडिंग स्टालवर्ट्स होते थे। तो अमर सिंह जी का ये जुमला होता था कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई अरे मार डाला दुहाई दुहाई। बहरहाल क्या कहेंगे आप? जी सर जी, आज तो मेरी इच्छा हो रही है कि आप आज मुझे कांग्रेस प्रवक्ता मत मानो और एक इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पर ट्रीट करो। मान्य किया सर, स्वीकार किया प्रणाम करते हुए। जी क्या है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारे कांग्रेस के नेता किस किस तरह की बातें करके लोगों में क्यों भ्रांति पैदा करना चाह रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी के लिए बुझे हुए कारतूस हो गए, उनकी कोई उपयोगिता कांग्रेस पार्टी में नहीं है। उसका एकमात्र कारण यह है कि सरकार बनी, गिरी, बनी, अब दोबारा सरकार अभी गिरने की पोजीशन है। बनने की पोजीशन 2023 के चुनाव के पहले कहीं से भी नजर नहीं आती है। किसी विधायक में इतना साहस नहीं है कि सिंधिया जी अगर आज बोल दें इस्तीफा दे दो, मैं दावे के साथ कहता हूँ एक विधायक भी इस्तीफा नहीं देगा उनके कहने पर। नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि कांग्रेस के पास उनको देने के लिए धन नहीं है और दोबारा जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो चुनाव जीतने में कितनी तकलीफ हो सकती है आप समझ सकते हो। तो क्यों हम इस तरह की कल्पनाएं करके अपने आप को वो करना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिंधिया जी का भविष्य जहाँ भी है सुरक्षित रहे, आसुरक्षित रहे, ये उनकी अपनी है, उन्होंने बहुत सोच समझ किया होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी समझदार नेता हैं, ऐसे ऑर्डिनरी नेता तो है नहीं, वो ऐसे चले गए। उनने जिस दिन लोकसभा चुनाव हारे उस दिन उनका मन व्यथित हुआ, उसके बाद उन्हें भी लगा कि केंद्र में तो मोदी जी बैठे हैं, पता नहीं कब तक स्थिति सुधरेगी नहीं केंद्र में, और मंत्री बनने की तमन्ना उनके मन में थी। आप देखिएगा कहीं कांग्रेस पार्टी भी राज्यसभा का टिकट उनको दे रही थी और कोई नंबर 1 और नंबर 2 की भूमिका नहीं होती, आप भी समझते हो, बराबर टिकट बोर्ड बनते, लेकिन उन्होंने सारा गोड़ करके अपना स्थिति बता दी। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोगों के द्वारा किसी की तरफ कही जा रही है बात समझ में नहीं आती, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ अब सिंधिया जी की भूमिका फिलहाल कांग्रेस पार्टी में नगण्य है, कोई भूमिका नहीं बचती है उनकी कांग्रेस पार्टी में आज तक। मोहन सिंह जी, बड़े बड़े भावनात्मक आवेगों से आप गुजर रहे थे इस टिप्पणी को सुनते हुए। मन कर रहा था कि ये बोलूं वो बोलूं, समझ सकते हैं हम, सिंधिया जी से आपके जैसे संबंध और रिश्ते हैं आपके। बहरहाल अब मौका आपके पास है। धनोपिया जी ने अपने मन की बात आज राजनीतिक संबद्धता को समाप्त करते हुए कही है, मतलब समाप्त कांग्रेस से नहीं हुई है,
यहाँ बोलने के लिए उन्होंने एक अपने मन की बात कही। आप चाहें तो इस स्वतंत्रता का उपयोग आप भी कर सकते हैं। जी आदरणीय शरद जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो धनोपिया जी ने कहा उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस बिना कारतूस के बंदूक हो गई है। मतलब बंदूक तो है, लेकिन उसमें जो कारतूस था जिससे वो सब जगह फायर करके दुनिया भर के परचम लहराते थे, वो कारतूस अब उनके पास नहीं है। तो अब उनको बार बार सिंधिया जी की याद आती है। मतलब आप सोचो, कोई शिकारी जिसके पास बंदूक तो हो लेकिन उसके पास कारतूस ना हो, तो जो ऊर्जा थी, जो ताकत थी, वो सिंधिया जी के रूप में कांग्रेस से लोगों ने षड्यंत्र करके बाहर कर दी है। तो कांग्रेस का जो दर्द है वो स्वाभाविक है। और पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस को कांग्रेस की चिंता नहीं है, कांग्रेस को हाईकमान की चिंता नहीं है। कांग्रेस अपने एजेंडे को देख नहीं रही। कांग्रेस पे कोई विचार नहीं है। कांग्रेस पे एक विचार है, वो है सिंधिया जी, और सिंधिया जी की वो चिंता करते हैं। करें, अच्छी बात है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात है, देखिए कांग्रेस का जो समय था उस वक्त मैंने एक बात देखी थी कि उस वक्त के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत प्रयास करके कांग्रेस के जो 5 बड़े नेता थे उनको मोहन खेड़ा में एक मंच पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, और तब कुछ मिनटों के लिए वो एक मंच पे आ पाए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रधान पार्टी है। इसमें संगठन ही सबको दायित्व देता है, और जिसको जो दायित्व मिलता है वो ईमानदारी से निभाते हैं। ये जो कोरोना काल था, इस कोरोना काल में ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं, मध्य प्रदेश के जहां से भी आवाज उठी सिंधिया जी के पास पहुंची, और सिंधिया जी ने उसमें चाहे भले इंजेक्शन के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाओं के रूप में हो, चाहे मरीजों को भर्ती कराने के रूप में हो, किसी भी प्रकार से ग्वालियर के हॉस्पिटल्स की बात हो, ग्वालियर चंबल संभाग के कोरोना के काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात हो, माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ग्वालियर आए थे, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब उसमें थे। सारे वरिष्ठ नेताओं ने एक मंच पर बैठकर जो ग्वालियर की रणनीति तैयार की, उसमें आज कोरोना सैकड़ों में भी नहीं बचा है। तो हम किसी भी खतरे का आगाह जो हमें होता है उसकी सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती है, उस पर विजय प्राप्त करती है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मिलकर आज केवल सिंधिया जी की चिंता करते हैं। ये उनका भविष्य उजागर इसी दृष्टि से होता है कि भविष्य उनका क्या है। सुशील जी, अगर मैं राठौर साहब की इस बात से इत्तेफाक करूं कि बहुत मजबूत एक कारतूस हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, एक बड़े नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, चाहे वो कांग्रेस में रहे या बीजेपी में है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कांग्रेस में वो हायरार्की में अगर हम देखें तो जैसा नंबर गेम जो बीजेपी में नहीं माना जाता है तो सब जगह नंबर गेम बीजेपी में स्कोर बोर्ड पर या साइन बोर्ड पर चमकता नहीं है। नंबर तो बीजेपी में भी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, लेकिन बीजेपी में डिस्प्ले नहीं होता, डिस्प्ले बोर्ड नहीं है उसमें। कांग्रेस में डिस्प्ले बोर्ड है कि सिंधिया जी और कमलनाथ जी दोनों एक ही शायद क्रम पर चमक रहे थे उस बोर्ड पर, लेकिन बीजेपी में आने में मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई चमक नहीं है, लेकिन इंतज़ार सबको है। दिल्ली में बैठकें होती हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं के यहाँ, तो सिंधिया जी नहीं आते हैं या नहीं रहते हैं या मसरूफियत रहती है, चर्चा बहुत होती है। और अब ये सवाल मध्य प्रदेश में उनके समर्थक भी पूछ रहे हैं और बीजेपी में भी पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी सीट कब एक मुकम्मल रूप लेगी। हालांकि बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहा है, इसलिए इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह देखने के पीछे कोरोना को एक बड़ी वजह मानना चाहिए। इसे आप किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़े कारतूस रहे होंगे, मोहन राठौड़ जी कह रहे हैं। मैं हो सकता है ऐसा हो, कांग्रेस के लिए कद्दावर नेता तो रहे, लेकिन बीजेपी में कारतूसों की कमी नहीं है, एक बात। और अगर बीजेपी के पास कारतूस नहीं भी होंगे तो बीजेपी का एक अपनी शैली है, वो शैली के हिसाब से ही राजनीति करना पसंद करते हैं। अगर इतने ही महत्वपूर्ण सिंधिया जी होते तो मुझे लगता है कि बीजेपी में सिंधिया जी हर मीटिंग में दिखाई देते, लेकिन वही वजह है कि बीजेपी अपनी स्टाइल में राजनीति करती है। उनको उनका एक पूरा दृष्टिकोण ही अलग है।
वो बहुत ही संयमित तरीके से काम करते हैं और उन्हीं नेताओं को जो है तवज्जो दी जाती है जिनकी उस वक्त उपयोगिता हो। सिंधिया जी कांग्रेस का अगर समय होता तो हर मीटिंग में वो दिखते और हर महत्वपूर्ण मोर्चे पे दिखते। बीजेपी में सिंधिया को इस बात की कमी तो खल रही होगी कि वो कई महत्वपूर्ण मुद्दों में बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि सिंधिया ने आक्रोश में, महत्वाकांक्षा में एक बड़ा निर्णय लिया था और बड़े नेताओं के साथ निर्णय लिया था, तो जैसे वो कांग्रेस में राहुल गांधी की तरफ ताकते थे जब भी मध्य प्रदेश में अन्याय होता था, वैसे भी अब भी जो है मध्य प्रदेश में जब ये इस तरीके की खबरें आती हैं, मीटिंग्स होती हैं और वो नहीं होते हैं, तो ये स्वाभाविक है वो फिर दिल्ली की तरफ ही ताकते होंगे, क्योंकि उनको पार्टी में लेने का निर्णय भी दिल्ली हाईकमान ने लिया था। तो ये सिंधिया जी के साथ बहुत ज्यादा स्थिति बदली नहीं है। सरकार बना ली उन्होंने, उनके कुछ लोग मंत्री बन के भी एडजस्ट हो गए, लेकिन अभी भी उनकी जो उम्मीदें हैं वो दिल्ली पर ही केंद्रित है। पहले राहुल गांधी पे केंद्रित थी, अब दिल्ली हाईकमान पे। तो उनकी नजर जब तक पूरी नहीं होगी तब तक जो है इनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं। सुशील जी, मोहन जी बहुत करीब से सिंधिया जी को समझते हैं और सिंधिया जी के जो, लेकिन यहाँ इस मंच पर वो अपने मन की बात नहीं कहेंगे, ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ, धनोपिया जी भी समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधिया जी की जो फंक्शनिंग है, राजनीति करने की शैली है, जो मूल बात कही जाती है कि आप अपना स्वभाव नहीं बदल पाते हैं, और सिंधिया जी जिस संस्कार से राजनीति करते हैं उसमें उनकी ये चुनौती कांग्रेस में भी रही, क्योंकि एक बार एक बड़े सीनियर लीडर से कांग्रेस में हमारी बात हुई, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, लेकिन अब समय परिस्थितियां भिन्न हैं, तो उन्होंने बातचीत में कहा, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में पत्रकारों से हम लोगों ने पूछा उनसे कि इतने करीब हैं, राहुल गांधी के समीप बैठते हैं, जब कांग्रेस में थे सिंधिया जी, संसद में बैठते हैं, राहुल जी उनसे परामर्श करते हैं, तो क्या वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मांग पाए उनसे? तो उन्होंने कहा यही सवाल हमने भी पूछा था सिंधिया जी से, चूँकि हमारी बड़ी अच्छी बातचीत होती। उन्होंने कहा मेरी एक ही कमज़ोरी मानिए आप, सिंधिया जी ने उन वरिष्ठ नेता से कहा कि मैं किसी से कभी कुछ मांग नहीं सकता। ये राजनीति का एक बहुत नेगेटिव पॉइंट भी आप कह सकते हैं, जहां पल पल आपको न सिर्फ समर्थक राजनेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटानी है, तो जिस बियाबां में वो अकेले रह गए, क्या भाजपा में भी वो उसी शैली में चलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मोहन जी इस पर अगर बचते संभलते या खुलकर कुछ कहना चाहेंगे तो स्वागत है, लेकिन पहले मैं धनोपिया जी को सुनना चाहूंगा। जी जी। देखिए शरद जी, मैं तो एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि 2018 के चुनाव आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुना गया था, और ये जो बात उनकी महत्वाकांक्षा पद पाने की नहीं है सिंधिया जी की, ये कहना गलत। 2 दिन तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने जितनी हिंसक गतिविधियां और जितना माहौल बिगाड़ के धरना प्रदर्शन हुए थे, आप किसी छिपे नहीं है। और विधायक दल की टोटल जो बैठक हुई थी 17-18 वोट मिले थे सिंधिया जी को, और सिंधिया जी चुनाव विधान समिति के अध्यक्ष पहले ही 2 बार रह चुके थे। ये सरकार 2018 की सिर्फ आदरणीय कमलनाथ जी के नाम पर, उनकी दम पर, उनकी व्यवस्था, उनके मैनेजमेंट के नाम पर बनी थी। लोग सारी बातें कुछ भी बोलते रहे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, सिंधिया जी का उद्देश्य मुख्यमंत्री पद पाना था तो वो भूल जाए। अगर पद मिलता तो 2023 में वापस कांग्रेस पार्टी में मिलता। अब मुख्यमंत्री हजारों मील तक भी नहीं आ रहा है सिंधिया जी के लिए, कहीं पर भी भूल जाइए। धनोपिया साहब, सच ये है कि बड़ी उपलब्धि हो जाएगी और वो बन जाएंगे, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि 2023 तक शांति रखना है। आपने दमोह के चुनाव का देखा, दमोह में क्या स्थिति हुई। जैसे ही चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने मैलैया जी पे कार्रवाई की। हमने कहा था 2 साल चुप रह जाइए, 2 साल बाद आप वापस कर, यही हाथ से इनका पूरा 28 लोगों का होना है। अब इनके भारतीय जनता पार्टी जो ओरिजिनल लोग हैं ना, वही खड़े होंगे वापस, और नहीं तो हस्त यही होगा जो अभी हुआ है। इसलिए मान के चलिए सिंधिया जी का काम है 2023 तक, उसके पहले वो केंद्र में मंत्री बन जाएं, ये उनके लिए उपलब्धि होगी। इसके अलावा उनको कुछ मिलना नहीं है, बेफिक्र रहिए आप। बीजेपी में आने पर क्या मिलेगा, ये तो आपका आकलन बिल्कुल ठीक है, और सिंधिया जी भी राजनीति के कोई नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है कि उनको ये क्लियर था कि वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे, या तो अगले दिन या 1 सप्ताह के भीतर केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनकी शपथ होगी, या मध्य प्रदेश में उनकी किसी महत्वपूर्ण उम्मीदवारी की घोषणा हो जाएगी। लेकिन धनोपिया साहब, आप बेहद निष्ठावान और ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। मैं समझता हूं यहाँ मन की बात नहीं कहेंगे, डोरे आप पर भी डाले गए थे, कहने वाले कहते हैं। अब आप जाने, आपका मन जाने, लेकिन ठीक है, राहुल लोधी की तरह नहीं हूं मैं, जी कहना चाहता हूं। नहीं, लेकिन ये परिस्थितियां क्यों हैं, ये परिस्थितियां क्यों हैं? जीवन में किसी और नेता ने नहीं दिया। उन्होंने मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, राजप्रसाद आयोग का अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस पार्टी प्रति सेवाओं का। चलिए राठौर साहब, वक्त कम है मेरे पास। राठौर साहब जी।
देखिए शरद जी, मैंने जो कारतूस की बात कही थी वो सिर्फ इस बात पे कही थी कि धनोपिया जी ने कहा कि सिंधिया जी फूके हुए कारतूस हैं। मैंने कांग्रेस के लिए वो क्या थे वो मैंने बताया था। और जहां तक सिंधिया जी की बात है, मैं आपको एक बात बता दूं, सिंधिया जी ने कभी पद की राजनीति नहीं की, ना भी वो पद के पीछे कभी दौड़े। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। सिंधिया जी ने उसूलों की राजनीति की है और उसूलों की राजनीति की वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। तो अभी और जहां तक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की घोषणा होने के बाद जो कुछ हुआ उसका चश्मदीद गवाह मैं भी हूं। दिल्ली में इतने सारे विधायकों ने इतना बड़ा निर्णय लिया था, लेकिन सिंधिया जी थे जिन्होंने उनको रोका और कहा कि नहीं, हमें कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की जो आदेश है उसका पालन करना है। आप सब लोग कांग्रेस को एकजुट रहने के लिए काम करिए। तो धनोपिया जी, और जहां तक धनोपिया जी कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री बनाया, धनोपिया जी आप याद रखिए, जिस दिन सरकार अल्पमत में आ गई, जिस दिन उनने इस्तीफा दिया, उसी दिन आपको दर्जा दिया है। तो वो अवैध दर्जा है, आपका उसको लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप नहीं छोड़ते। हमें कुछ तो दिया उन्होंने, सरकार का दिया हुआ दर्जा आपको स्वतः लागू करना चाहिए था। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको देना ही चाहते तो बहुत पहले दे देते हो। लोगों की निष्ठाएं खत्म करा दी। इसलिए आप कैबिनेट मंत्री पद पे ज्यादा परेशान ना हो, वो ठीक है, समय समय की बात है। सिंधिया जी की जहां तक बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में पूरी मेहनत लगन से और पूरे सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश और केंद्र सरकार के, उनके साथ मिलकर सिंधिया जी काम कर रहे हैं। और भविष्य में 2023 की तैयारी में और इस कोरोना से लड़ाई में सारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का संगठन, केंद्र का संगठन, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार एक मुट्ठी बांधकर काम कर रही है, जिसके परिणाम आपको दिखेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जिस तरह से छितराई है, चाहे भले ही वो बड़े नेताओं के बीच में हो, चाहे छोटे नेताओं के बीच में, सारे लोग जिस घबराहट में हैं, उस घबराहट में केवल एक बात उनको याद आती है, और वो है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया जी की बात का आप ध्यान रखें, लेकिन आप अपना भी ध्यान रखें, अपने संगठन का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कोई भी पार्टी हो वो अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखे और वरिष्ठ नेताओं का भी ध्यान रखे, क्योंकि चाणक्य की शिखा जब खुलती है तो वो निश्चित तौर पर नंदवंश पर तो आक्रामक है ही, और किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, जब कोई व्यक्ति आहत होता है, पीड़ा से भरता है, तो पद प्राप्ति से अधिक उसका शायद उद्देश्य ये होता है कि वो उस व्यक्ति या संगठन को ये बता सके कि आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। और समान रूप से ये बात दोनों ही पार्टियों पर लागू है, क्योंकि सिंधिया जी अब बीजेपी में है, तो जो जुमला पहले कांग्रेस में उन पर प्रभावी था, वो अब बीजेपी में उन पर प्रभावी है कि अगर वो बीजेपी में किसी अपेक्षा को लेकर नहीं भी आए हैं, लेकिन अपेक्षाएं नहीं हैं ऐसा कहना मुझे नहीं लगता ये सत्य होगा। हर व्यक्ति अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ ही चलता है। उनके मन में भी जो इच्छाएं होंगी और उनके साथ जो लोग आए हैं उनके मन में भी इच्छाएं होंगी, तो बीजेपी को उस पर भी निर्णय लेना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे जो राजनीतिक समीकरण हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के, दोनों ही पार्टियों का एक ईमानदाराना मूल्यांकन वो पहले की तरह उतना प्रभावी और धारदार अब नज़र नहीं आता है। और ये दोनों पार्टियों के लिए मैं फिर कहूँगा इक्वली चिंता का विषय है, क्योंकि पार्टी वही आगे बढ़ती है जो अपने कार्यकर्ता का सम्मान करती है, अपने नेताओं का सम्मान करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका ध्यान रखती है, जैसे परिवार का मुखिया मुख सो चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति आहत होकर, अपमानित होकर, पीड़ा में भरकर, स्वार्थ एक अलग विषय है, सिंधिया जी पर भी ये आरोप लगा कि स्वार्थवश हो गए, ये बात एक आरोप है, सत्यता है, ये भविष्य फैसला करेगा ही। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अगर आहत और पीड़ित किसी को करते हैं तो फिर वो नुकसान उस व्यक्ति का भी हो सकता है, होता हो और होता ही होगा कई बार, लेकिन पार्टी या संगठन को भी बड़ा नुकसान होता है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। नमस्कार।